बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हो चुका होगा। हमेशा याद दहानी करवाते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ इंजॉय करें। दिन का आगाज़ हमेशा पॉजिटिव थाट्स के साथ करें और कोशिश करें कि जब आप सुबह दिन का आगाज़ करते हैं थोड़ा सा फैमिली को अच्छा जो है वो आपने टाइम देना है। इसके साथ साथ आज, क्योंकि अच्छी बात डेली हम कोई ना कोई आपके साथ डिस्कस करते हैं, आज जो आपने अच्छा काम करना है, जो आज आपने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाला काम करना है जनाब, वो ये करना है। देखिए, गाड़ी तो हर घर में मौजूद है। अगर घर के 3 अफराद हैं तो 3 ही गाड़ी उनके पास मौजूद हैं और चलाते भी सभी हैं। तो जो अच्छा काम आज आपने करना है, जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये कि कुछ भी हो जाए, आज जब आप रोड पे निकले हैं, आपने ये कहते हैं ना, जानबूझकर या चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हुए, जल्दबाजी करते हुए हॉर्न पे हाथ धर देते हैं हम और ओवर स्पीडिंग शुरू कर देते हैं। आज का अच्छा काम आपने ये करना है, यानी कि ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, आपने गाड़ी के हॉर्न पे हाथ नहीं धरना। बस आज आप अहद कर लें, कुछ भी हो जाए, मैं आज ड्राइव करते हुए मैं गुस्सा नहीं करूँगा या गुस्सा नहीं करूँगी। बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ आज मैंने रोड पे ड्राइविंग करनी है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है। आज मैंने जो है वो ना ही गुस्से का इजहार करना है, ना ही मैंने किसी को हॉर्न देना है। तो देखिएगा, ये जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना, इस काम को, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी और ड्यूरिंग ड्राइविंग जो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है वो भी नहीं आएगा। आज हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, आज हमारे टॉपिक्स होंगे जिन पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जिन पे डिस्कशन करें, ताकि हमारे जो नाज़रीन है, अगर उन्हें कोई किसी किस्म के इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व हो सके। और ये हमेशा मैं क्रेडिट देती हूँ अपनी टीम को, जो कि माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं और वाकई ही लगता है कि ऐसे मौज़ूआत पे डिस्कशन होनी चाहिए। मुल्की हालात देखते हैं, उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो स्पेशली अगर मैं मुआशी सूरत हाल की बात करूँ, इकॉनमी की बात करूँ, तो मेरे ख़्याल से एक बच्चे से भी पूछे ना, वो भी आपको बताएगा इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो कैसी है। यानी कि हमने कभी जो है वो नहीं देखा था कि इतने सख्त हालात जो हैं वो हमारे मुल्क के हो जाएंगे। स्पेशली हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर ममालिक में हमारा शुमार होता है। अल्लाह पाक के दिए हुए तमाम तर वसाइल जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद क्यों हमें जो है वो इस तरह से माली मुश्किलात, मुआशी सूरत हाल, या मुआशी बहरान का हमें सामना है, और ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी पे आज हम, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो यही होगा। इसी पे हम बात करेंगे कि जो मुआशी सूरत हाल है ये दिन ब दिन इतनी बदतर क्यों होती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा मसला क्यों बन चुका है, और किस तरह से इस मसले को हम हल कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल उसे हम दे सके, बेहतर उसको एक ज़िंदगी जो है वो हम दे सके। आज का दूसरा टॉपिक जो होगा जिसमें हम बात करेंगे, इंतहाई अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी मैं कहूँगी। छुट्टियां हम सब इंजॉय करें, स्पेशली जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं वो तो बड़े इंजॉय कर रहे होंगे कि वेकेशंस चल रही हैं, और कभी रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाया जा रहा है, और कभी डिफरेंट जो पाकिस्तान की प्लेसेस हैं वो विज़िट की जा रही हैं। यानी कि बड़े एक पुरजोश अंदाज में वेकेशन जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। अब इन छुट्टियों में आपने इन छुट्टियों को ज़ाया नहीं करना, कुछ अच्छे काम भी करने हैं, ऐसे काम जो कि इन छुट्टियों में आपके लिए बेहतरीन साबित हो सके। स्पेशली एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से वेकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से जो है वो उसमें ये वेकेशंस को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, इसमें और कुछ बेहतरी ला सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है, जो मुआशी सूरत हाल है, इस वक्त हम सबको पता है, और काफ़ी
संजीदा हालात हैं और हम सबको उस पे सोचने की, गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जहाँ इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, इतने ज़्यादा वसाइल हैं, इतने ज़्यादा मौक़े जो हैं वो फ़राहम किए जा सकते हैं। हमारी 60% से ज़ायद हमारी यूथ है, इसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत का ये हाल हो जाएगा तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पे हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा अहम तरीन मसला क्यों बनता जा रहा है, क्या वजूहात हैं और कौन से मज़ीद हमारी मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को बात करें तो ख़तरात जो हैं वो लाक हो सकते हैं। इसी पे हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमिस्ट जी उमैर रज़ा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, क्या देख रहे हैं इस वक्त, अगर मैं जनरली वैसे आपकी राय लेना चाहूँ इस मुल्क के एक अहम शहरी का अहम फ़र्द होने के नाते, तो क्या कहेंगे मईशत को देख के, क्या क्या ख़्याल है कि कभी सोचा था कि ये हालात हो सकते हैं? देखिए जी, हम पिछले बहुत सारे सालों से इसी तरह के हालात से गुजरते हैं। हम ये एक वेव चलती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, बिल्कुल डेप्थ पे आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी जो है वो राइज करना स्टार्ट होती है। अभी सिचुएशन ये हुई है कि जितना ज़्यादा डेप्थ पे आते गए, लेकिन एक टाइम के बाद अब लग रहा है कि चलिए कुछ थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फेवर्स के साथ हाँ। और फिर एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, कुछ सालों का हमें फिर टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसा विशियस सर्कल है, ये इसी तरह कायम रहेगा और 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर हम इसमें से इनफैक्ट अभी हमें यहाँ से निकलने में आगे बहुत सारे साल लगेंगे। देन हम कुछ अर्सा थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। देन अगेन हमारे हालात, हमारे मामलात, हमारा पैटर्न ऐसा है कि हमने इसमें से गुजरते रहना है और हमने अपने आप को इसके साथ मुताबिक तो डालना मैं है। क्यों पाकिस्तान की हम मसाके मईशत की बात कर रहे हैं, ये इतनी नागुज़िर क्यों हो गई है, क्यों ये इस तरह इतनी शिद्दत अख्तियार कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ इकोनॉमी के डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। ये एक दिन में नहीं हो गया, ओवर अ नाइट बिल्ट नहीं हो गया। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेस कर रही होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। ऐसे ही? जब हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है तो अल्टीमेटली हमने इकोनॉमिकली अनस्टेबल होना है। और अनफॉर्चुनेटली वी आर हाइपर पोलिटिसाइज्ड जो सोसाइटी है, हमारा हर चीज़, हर टाइम हम लोग पॉलिटिकल डिबेट्स में रहते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्टिव जो है वो चीज़ करने की बजाय हम, और सोसाइटी में पोलराइजेशन इसके बदले में ज़्यादा होती है। और इकोनॉमिक क्राइसिस के बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब वन ऑफ द रीज़न इसके लैक ऑफ एजुकेशन है एंड लैक ऑफ अनप्रोडक्टिविटी है। हम अनपढ़ भी हैं, हम अनस्किल्ड भी हैं, हम कोई काम जो है वो ढंग से कर नहीं सकते हैं, हम कोई बहुत बेहतर जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो हमारा बाहर से चूँकि बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर जाता है तो हमें बहुत थोड़ा पोर्शन बेचता है। हमारी जो मेन कॉज है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। हमारा करंट अकाउंट जो है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमें अगर 80 बिलियन की हम जो है वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो हमारी 60 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट्स हैं, तो 20 बिलियन डॉलर्स का ये गैप है जो कि हमेशा रहता है। अच्छा, 20 बिलियन में से भी अगर हम आए, अगर हम 350 बिलियन डॉलर्स की हम अपने उसकी बात करें, देन उसमें से हमारा जो एक्सपोर्ट्स का शेयर है वो हार्डली 30 बिलियन है, यानी कि 1/9 उसका शेयर हम जो है वो एक्चुअली एक्सपोर्ट करें। बाकी हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं, यानी कि वो कुछ लाख पाकिस्तानी जिनके जाने पे हम बहुत वावेला करते हैं कि जी वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो उस सोसाइटी में जाके, उस वहाँ के कल्चर में जाके इतने प्रोडक्टिव हो जाते हैं कि वो 30 बिलियन डॉलर्स जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं, वो हमें भेज रहे होते हैं। और हम यहाँ पर रह के जो है वो उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो क्रिएट नहीं कर पा रहे होते। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी, जब तक हम इसको नहीं गैप को फिल करेंगे, जब तक हम अपने अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं लाएंगे, हम अपने मीन ऑफ अर्निंग्स नहीं बढ़ाएंगे, इस वक्त जो कि बिल्कुल ग्लोबल इकॉनमी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, हमें यहाँ से कनेक्ट होना है, दुनिया की जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं उनको जानना है, उनके मुताबिक हमने चलना है। तब तक हम, जब तक अपने आप को स्किल नहीं करेंगे, अपने आप को, एक आजकल दुनिया में चल रहे हैं ना कि नॉलेज बेस्ड इकॉनमी होती है, जब तक हम अपने आप को उस लेवल तक जो है वो इक्विप नहीं करेंगे, ये क्राइसिस इसी तरह रहेगा और हम इसी तरह बैठ के जो है प्रॉब्लम्स मुमकिन नहीं है कि इन हालात से हम खुद को बाहर निकाल सकते। अच्छा, ये सुपर टैक्स क्या है? सुपर टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट ने, इससे पहले भी चल रहा था लेकिन राइट नाउ इसको इन्हेंस कर दिया है। ये जो इंडस्ट्री जो 50 मिलियन एंड अबव का जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो अपने टैक्सेस, नॉर्मल टैक्सेस जो पे कर रही हैं, अपने प्रॉफिट के ऊपर अलग से टैक्स पे करेंगे। तो अब ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिबेट आती है, अमीर या गरीब को क्या नफ़ा नुकसान? देखिए, दुनिया में चलता है, दुनिया में बड़ी जो कह सकते हैं सिविलाइज्ड इकोनॉमीज़ हैं उसमें ये चीज़ चल रही होती है, सुपर टैक्स होता है। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो हैं वो
मतलब टैक्स एक्चुअली पे नहीं कर रहे होते, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, तो उसके ऊपर से जब हम इंडस्ट्रियलिस्ट के मजीद, ऊपर हाँ। सुपर टैक्स लगा देते हैं, हाँ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो डिस्करेज हो रहा होता है। या तो हम इन सुपर टैक्सेस के बदले में उनके रिबेट्स, उनको जो इसके बेनिफिट्स हैं, हाँ। वो डिफाइन करें ताकि वो मोटिवेट होकर आए कि जी हमें इस सुपर टैक्स के ऊपर से ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो, लेकिन राइट नाउ इस सिचुएशन में सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा तो दिया है, इससे गवर्नमेंट को कलेक्शन भी हो जाएंगी, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इस साइज़ के ऊपर कि हमने देखिए ना, हमारी तो इकोनॉमी चलती ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में और वो भी अगर हम प्रॉपर नहीं करें अब हमने ऑलरेडी जो इकोनॉमी का जो वेलोसिटी ऑफ मनी जिसको कहा जाता है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, हाँ। हमने ऑलरेडी वो निकाल के साइड पे रख दिया। अगर किसी ने 1000 रुपीज़ का स्पेंड करना था, अगर वो 10% या 15% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब 150 तो उसने पहले ही निकाल ली है। अब वो 850 जो हैं वो सर्कुलेट होंगे इकोनॉमी के अंदर। तो जब वो सर्कुलेशन होती है उसकी, तो उसकी वजह से हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, हमारे यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। तो हमारे जैसी इकोनॉमी को सबसे पहले तो ज़रूरत थी कि अपने आप को टैक्स नेट के अंदर लाते, ठीक है, अच्छी बात है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन पैरेलल ऑन द अदर वे आप उनके लिए ग्राउंड खाली छोड़ देते हैं कि अगर वो टैक्स ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, चाहे वो कोई सैलरीड क्लास का है या कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन है, हमने उनको ही जो है वो इसमें रखना है कि इनसे मजीद टैक्स दबाव में आएगा, उसी पे मजीद जो है वो बर्डन बढ़ेगा। बात करते हैं हमारे मुल्क के, अगर हम यूथ की बात करें तो 60% से ज़्यादा नौजवान जो है वो हमारे, और इस वक्त मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी पावर हमारे पास है। तो अगर हम उनको मौके दें या उन्हें हम यूटिलाइज़ करें तो क्या पाकिस्तान की मैशत में तब्दीली आ सकती है? देखें, इस वक्त जिस तरह चाइना ने किया या बहुत से ममालिक ने किया कि जिनके पास वर्क फोर्स ज़्यादा थी, उसको बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया। अब हम बात यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाता। हमारी जो टोटल यूथ है उसका तकरीबन वो बच्चे जिनकी एज इंटरमीडिएट एजुकेशन की होती है, सिर्फ 8% जो है वो इंटरमीडिएट एजुकेशन तक पहुँच सकते हैं। उसके मतलब 92% जो हैं वो मैट्रिक लेवल के ऊपर ही ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कि एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ क्लासेस हैं, 30, 40, 50,000 स्टूडेंट्स होंगे जो कि कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। देन हमारे यहाँ एक पोलराइजेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर। अच्छा, अब आप देखें ना, हम लोग आइडियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि जी थ्रू शिप चले जाएँ, जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, ठीक है, क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बेशक हम कुछ जिस भी तरह वहाँ चले जाएंगे, नहीं होगा, इवन आप सिटीजन भी नहीं होंगे, फिर भी आपको कोई ना कोई काम करने का मौका मिल जाएगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, अच्छे तरीके से प्लान किया जा सकता है। अब देखें, जो 60% यूथ है, इसमें से तकरीबन 15 करोड़ यूथ जो है वो 18 से 24 साल की एज की है, तकरीबन। अब आप इसको इफेक्टिवली देखेंगे, अगर इसके 1/4 को भी या हाफ को हम इस पे कर लें कि वो डेली का $1 थ्रू इंटरनेट अर्निंग से, ऑनलाइन अर्निंग से, ई कॉमर्स से, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे अगर वो अर्न करे, अगर वो 50% भी करे, डेली का $1 भी लेकर आए, तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ रेमिटेंस और पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ों का क्राइसिस कितना हल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसी भी, ना हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास, ना हमारी स्टेट के पास इसका जितने भी वैलिड अदारे हैं जिन्हें इस पे तवज्जो देनी चाहिए, इन तमाम तर कामों पे, वही सिंसियर दिखाई नहीं दे रहे, उनकी ना उनकी विल ही नहीं है कि वो इस तरीके के साथ जो इवन देखें ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो जिसने हमें एम्पावर करना है, जो हमने आज तक यही सीखा है कि जी आप डिग्री लेंगे, अब मार्केट में जाएंगे, जॉब मिलेगी, वो ही इस काबिल नहीं बनाता आपको, ठीक, कि आप जो हैं वो, इनफैक्ट आप दूसरी साइड पे हमारे यहाँ अलमिया देखें, हमने बड़े बड़े जो जिस तरह चाइना के साथ और बड़े बड़े जो बिग जाइंट्स उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमने हमारे यहाँ मुल्क में बनता कुछ नहीं है, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हमारा हर बंदा यहाँ पे सेल्स पर्सन है, हमारा हर बंदा सेलमैन है, वो सिर्फ कहता है चीज़ें आती हैं उनको। मज़ीद इन डिटेल बात करते हैं, ब्रेक लेनी माजिद साहब, ब्रेक के बाद इस पे मज़ीद हम नाज़रीन इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें पाकिस्तान की मैशत के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। हालात बहुत ही संजीदा हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ा अहम तरीन एक मसला बनता जा रहा है जिसको यकीनन जिस पर सोचने की, उसको हल करने की अशद ज़रूरत है। अगर हम सब जो हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहते हैं या ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं तो यकीनन इस पे ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, काम फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस पे सोचें और जहाँ कहीं लगता है कि हमें अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए तो यकीनन वहाँ हमें कतराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। उमैर हमारे साथ है। उमैर, मुझे ये बताएं कि मैशत को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अगर हम आम फ़र्द की बात करें, एक मुआशरे के अफराद होने के नाते और इस मुल्क के अहम हिस्सा होने के नाते, ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि इंडिविजुअली अगर देखें तो किस तरह से अपने रोल प्ले करते हुए हम मैशत में बेहतरी जो है वो ला सकते हैं? देखिए, हमारे बहुत से डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारे स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो रोल हैं, एक इंडिविजुअल की हैसियत से, एक फैमिली की हैसियत से, एक सोसाइटी की हैसियत से। हमें अपने आप को, एक तो सबसे पहली बात यह कि हम वी हैव टू रियलाइज़ दिस थिंग कि हम किस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं और इस क्राइसिस को कैसे किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है और हमारे रोल की इसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा मसला नहीं है, ये तो हुकूमत का मसला या मेरे अकेले के करने से क्या फ़र्क होगा, ठीक है ना। वी आर हम कंज्यूमर इकोनॉमी है, कंजप्शन बेस्ड हमारे काम है। कंजर्वेशन हमारी जो है वो एक मतलब एक चीज़ हो सकती है जिसको कहा जाता है कि कंजर्वेशन को हम जो है वो ज़्यादा फोकस करें। लाइक अगर एक बंदा है वो एक गाड़ी यूज़ कर रहा है, वो अपने साथ कोशिश करेगा यार मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करने की। सेम लाइक अगर वो कहीं से मूव कर रहा है तो अपनी लाइट्स वगैरह को ऑफ करे ताकि एनर्जी जो है वो देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा मसला, हमने IPPs लिए हुए हैं एनर्जी के लिए जिनको हम फॉरेन डॉलर्स की जो है फॉर्म में पे करते हैं, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा फॉर्म में मतलब कैपिटल फ्लाई का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। और ऑन द अदर साइड हम एनर्जी के ऊपर ही हमने जनाब इतना ज़्यादा एक बिल्कुल ही कैजुअल सा एटीट्यूड रखा हुआ है हर तरफ। सेम लाइक फ्यूल के साथ है। फ्यूल के बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। हम हर बंदे ने अपनी ही ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सके। ट्रांसपोर्ट हमने उस तरह उसको मैनेज नहीं किया ना, मैनेज नहीं रखा हमने उसको मैनेज नहीं रखा। फिर जहाँ पर है वहाँ पे ओवर, जहाँ पे ज़रूरत से है उससे कम है, लोग ओवर पॉपुलेटेड है, इस वजह से जो है लोग अवॉइड करते हैं उसकी तरफ जाने के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हमने एज अ इंडिविजुअल वी मस्ट रियलाइज़ कि जी हमारा छोटा छोटा अगर हर बंदा इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करे, हर बंदा इस बहुत अच्छी बात हुई इंपोर्ट बैन्स लगे, हमारे यहाँ जो नॉन एसेंशियल आइटम्स थी उनके ऊपर कट डाउन आया, लेकिन ये उस सूरत में अच्छे हैं कि अगर आप अपनी लोकल प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस कर रहे हैं। यानी कि हम आम आवाम का इसमें बहुत अहम किरदार है। छोटे छोटे स्टेप पे अगर देखें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमने सिर्फ अपने आप को इस पे नहीं रखना कि जी मैं कंट्रीब्यूट ना करूँ। वी मस्ट रियलाइज हम आने वाली जो हमारे गवर्नमेंट हैं, जो हमारे इदारे हैं, हम उनको भी इस मामले से इंटेक्ट रखें, उनको भी आइडिया हो कि जी लोग इस बारे से सोचते हैं, ना कि सिर्फ हम जो है वो जस्ट फेसेस की वजह से एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। हमें पॉलिसीज़ के ऊपर रियलाइज़ होना चाहिए कि जी हम इस वजह से जो है वो इसके अगेंस्ट हैं, इस वजह से इसके साथ हैं। और गवर्नमेंट्स को भी पता हो, इंस्टीट्यूशंस को पता हो, पॉलिसी मेकर्स को पता हो कि यार चूँकि अवाम को अवेयरनेस है और ये इसके ऊपर जो है वो रेप्रीमांड करेंगे, लिहाजा इनके लिए जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाए। अच्छा, मैं मुझे ये बताएं कि IMF से हम कर्जा तो लेते जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है, उम्मीद दिखाई भी जा रही है कि इससे मैशत जो है वो मजबूत होगी, बेहतरी आएगी। देखा जाए तो हम बहुत पीछे हो चुके हैं, तो क्या दोबारा से अपनी मैशत को स्ट्रॉन्ग हम कर पाएंगे या हो सकेगी? लेकिन ये जो हमारा मतलब अगर कहें ना कि हमने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये कुछ सालों की बात है अगर हम उस विल के साथ करें, ठीक है, अगर उस प्लानिंग के साथ करें, जो कि अगर हम वाकई करना चाहते हैं, सही, अगर वाकई सिंसियर हैं, चाहते हैं हालात बेहतर हम चाहते हैं, हमें लगता है कि ना वी हैव अ लॉट ऑफ, हमारे यहाँ मिनरल्स इस वक्त बेतहाशा पड़े हैं। हम अपना बेस कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर। सर्विस सेक्टर दुनिया में इकोनॉमी में सेकंड नंबर के ऊपर आता है, सबसे पहले नंबर पे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें बहुत अच्छे तरीके से, जैसे गल्फ ने हमारे सामने किया, सऊदी अरेबिया ने किया और बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने उसी की बेस के ऊपर अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया। तो सबसे पहले वो मौजूद है।
देन हमारा फिर एग्रीकल्चर सेक्टर अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा जा सकता था, बिल्कुल बट ऐसे। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन हाउसिंग स्कीम्स में। हमने बिल्कुल उसके बिल्कुल वजह से ऐसे जो सारी प्रोडक्शन थी, लैंड तबाह कर दिया हमने। लैंड हमने तबाह कर दी। हाँ। हम लोग सब इजी मनी के आदी हैं, मेहनत हम लोग वैसे ही नहीं करते हैं। हमने भी वहाँ पे सबने इन्वेस्ट किया, पकी पकाई हम खाने के मल्टीप्लाई, शौकीन है सबने कि कहा जी प्लेट पे बैठे आ बैठे जाए। जो है हाँ। वो। अच्छा, अब उस आप ये देखिए हुआ क्या कि आप आउटस्कर्ट्स में देखें जिन्होंने अपनी लैंड जो थी वो सेल कर दी, अब वो बड़ी बड़ी 1800 2000 2500 सीसी गाड़ी के ऊपर घूम रहे हैं। चार चार उन्होंने जनाब दो उन्होंने आगे पीछे लगाई हुई है, उसका फ्यूल जो है वो कंज्यूम हाँ किया जा रहा है। एग्जैक्टली, वो एक अलग मसला बन वो गया। एक अलग मसला हाँ। बन गया। ठीक है, आपकी ट्रैफिक का एक अलग यस। ही आपने क्लास हाँ खड़ी कर दी ना, ऐसे ही है। कि जिसका जो आपने अब आगे ना आप उसको कुछ कह सकते हैं ना आप उसको रोक सकते हैं। तो दीज आर द रीज़न जो हमारी इकोनॉमी को पिछले देखें ना, पिछले अगर 20 सालों में हम देखें तो हमने सिवाय रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलप ही पाकिस्तान के अंदर और कुछ नहीं किया। फिर हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। नाउ वी आर गोइंग ऑन अ कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों अपनी जगह मौजूद हैं। ठीक है, लोगों को जो है वो ड्रू टू दिस ग्रीन का जो इनिशिएटिव है, ग्रीन एग्रीकल्चर का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी एंड ऑल दैट। बट ऑन द अदर साइड जो लोकल फार्मर है वो फिर बेचारा उतनी ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, उसे हर चीज़ महंगी मिलेगी। देन उसकी जो है वो सर्वाइवल का अगेन प्रॉब्लम आ जाएगा, वो सही अपने उस सर्कल के अंदर फिर से सही। फंसा अच्छा रहेगा। उमेर, मैशत के अलावा अगर हम बात करें महंगाई को देखें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, जो चीज़ हमें 100 की मिलती थी आज हमें वो डबल ट्रिपल रेट्स में जो है वो ऐसा मिल ही। रही है। देखिए, अगर जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर जो तबका है जिसकी 400-500 रुपये दिहाड़ी है, अगर उसकी बात करें वो कैसे इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड करेगा? यानी कि ये दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मैशत को हम मजबूत या किसी स्ट्रॉन्ग दायरे में देखिए, लाके जो खड़ा कर सकते तो हैं। लोअर इनकम क्लास है ना, वो तो फिर मैं समझता हूँ किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर सर्वाइव देगी, कर। क्योंकि वो उनके पास तो नहीं कुछ भी था। अच्छा। ठीक है, तो वो तो इसके अंदर से मुश्किल हालात के यानी अंदर मुश्किल से जो मुश्किल तर मिडिल जाएंगे। क्लास तबका है वो पिसेगा। प्रॉब्लम होगी मिडिल क्लास के ऊपर। हाँ। ठीक है, और मिडिल क्लास देखें डिवीजन इस तरह होती है कि 20% एलीट होती है, 20% लोअर जो है वो इनकम क्लास होती है, और मिडिल क्लास तकरीबन जो है वो मिड होती है, कोई अराउंड 60%। सही। अच्छा, अगर वो उस यानी 60 में अमीर को से, तो फर्क नहीं पड़ रहा। अमीर को तो फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो 60 में से 10% जो है वो अपर क्लास में चल जाए वो भी ठीक नहीं है, बैलेंस आउट हो जाता है। और अगर वो लोअर क्लास में चल जाए तब भी बैलेंस खराब हो जाता है। जब आपकी लोअर इनकम क्लास ज़्यादा हो जाएगी, वो लोग सड़कों पे जाहिर निकलेंगे, है। एक मार धाड़ होगी, एक लॉलेसनेस की बिल्कुल ऐसे। सिचुएशन होगी। ये सारी अल्टीमेटली अगर खुदा ना खासा चीज़ें इसी तरह चलती रही तो हमारा जो मिडिल क्लास है वो तेज़ी के मैं साथ देखिए कन्वर्ट होगी लोअर इस मिडिल ये क्लास। मुआशी बहरान की हम बात करें, महंगाई की बात करें, इस महंगाई की वजह से जो जराइम की शरह जो उसमें जो इजाफा हुआ है, बिल्कुल देखें आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल। कि ये सबसे इस्लामाबाद जैसे सिटी जिसको हम महफूज करार देते थे, इस महंगाई की वजह से लोग क्राइम करने पे आ गए। क्राइम अब करने हम पर आ गए हैं, अकेले जो है वो एक गली मोहल्ले से गुजरते हुए या लेट नाइट ड्राइव करते हुए डरते हैं। डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। इवन आप ये देखें कि अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं जो हमारे यहाँ लोन एप्स ने हाँ। जो एक तूफान उनका आया हुआ है। ये देखें ना, ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यस, और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उस वक्त जागते हैं जबकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल, हो जब जाए, बहुत कुछ फिर वो हो थोड़ा जाता है। बहुत उठेंगे, हाँ। करेंगे। ठीक है, थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ें आपके सामने भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही, ऑपरेट हो धड़ाधड़ रही हैं। बिल्कुल बड़े प्रमोशन बड़े चल रहे हैं, ऑफिसेज तब कुछ नहीं हैं, किया। हाँ। बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जी, बहुत सारे उनके जो है वो स्टाफ है, सारा कुछ। चाहे इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर आई हैं, आपने उसको क्यों नहीं प्रिवेल किया कि वो इस सही। हद तक लोग जा चुके हैं कि अब वो उनकी वजह से, चंद हज़ार की वजह से एग्जैक्टली। सुसाइड मैं करने बहुत पे वसी मजबूर हैं। टॉपिक है, इस पे और भी बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, टाइम शॉर्ट है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? मेरा एक ही पैगाम है कि आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रियलाइज़ करें, अपने आप को उसके लिए इक्विप्ड करें। मसला कोई यस। इतना बड़ा मसला नहीं होता, कौमों के ऊपर इतना के मसले आते रहते हैं, लेकिन हमने इसको जो है वो बिल्कुल बिल्कुल इंटेक्ट बिल्कुल, होकर सॉल्व बहुत करना शुक्रिया मेरा आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन देखिए, प्रॉब्लम जो है जिसका हल ना हो वो प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर हम एक कौम बन जाएं तो यकीनन इस मसले से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, फिर से अपनी मैशत को हम बहाल कर सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद जो हमने कहा था वेकेशंस पे हम बात करेंगे, तो वो ब्रेक के बाद मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, छुट्टियों की बात करेंगे। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अक्सर बंद हैं। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो इन छुट्टियों की वजह से अगर हम तालीम को देखें तो तालीमी इदारों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है, या अगर हम बच्चों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो उनके लिए ये छुट्टियाँ जो हैं वो कितना फ़ायदे का जो है वो सबब बनती हैं, या इसकी वजह से तालीम से थोड़ा सा वो पीछे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। या अगर देखा जाए तो ये जो समर वेकेशंस है वो हमें किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए, किस तरह से इन छुट्टियों को स्पेंड करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और इस पर हमें तमाम चीज़ों पे गाइड करने के लिए कि छुट्टियों को कैसे गुजारा जाए, इनमें स्पेशली स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और इसमें वालिदैन का क्या रोल हो सकता है, और स्पेशली अगर देखें टीचर्स जो हैं वो किस तरह से इसमें अपना अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। उस पर बात करने के लिए ज्वाइन कीजिए, आप स्कूल डायरेक्टर हैं बाबर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके स्कूल में भी छुट्टियां चल रही होंगी? जी मैम, छुट्टियां बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे? जी मैम, बच्चे जरा एंजॉय कर रहे सुकून हैं। मिला होगा? जी रिलैक्स हुए हैं। टीचर ज़्यादा रिलैक्स हैं। यस। नहीं, अच्छा, मुझे लगता है कि टीचर्स का काम बढ़ नहीं जाता। नहीं मैम, रिलैक्स हो जाती रिलैक्स हो है, जाते बस हैं। छुट्टियों का काम दे दिया, जब काम आएगा फिर बर्डनाइज होंगे, जब काम चेक करना होगा। यानी अभी तो वो डिवाइड रिलैक्स कर हो दिया। गए। मुझे ये बताएं कि अगर हम गर्मियों की छुट्टियों के समर वेकेशंस की बात करें तो इन शॉर्ट अब क्या इसको किस तरह से नाज़रीन को बताएंगे कि जो समर वेकेशंस हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे गुजारनी चाहिए? मैम, छुट्टियाँ प्रॉपर प्लान करके गुजारनी चाहिए, अपने बजट को देख के गुजारनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बजट से एक्सीड कर रहे हो। आपने छुट्टियों में आपके कोई फंक्शन आ रहा है, कहीं सैर व तफरीह के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमने अपने गांव में भी जाना है, हमने छुट्टियां गुजारनी है, हमने फलानी जगह जाना है। आजकल देखा देखी इतना काम दिया हुआ है वो भी करना है। हाँ, वो भी करना है, इसलिए प्रॉपर एक प्लानिंग करनी चाहिए। Yes. आजकल देखा देखी बहुत चाह रहा है कि फलाना बच्चा वहाँ घूमने गया है, बाबा मैंने उसका स्टेटस देख लिया, आप मुझे भी हम वहाँ भी लेके चलेंगे। जाओ, हमने भी उसी जगह, हमने अपने बजट को देखना है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ना टेक्निकल तरीके अच्छा, से मोस्टली ऐसा होता है कि वालिदैन को, पेरेंट्स को पता होता है, या फिर बच्चों को पता होता है कि समर वेकेशन आने वाली हैं, तो ये जितने भी घूमने फिरने वाले काम हैं, या मोस्टली जो ये वेडिंग्स की हम बात करें, कुछ तरह के फंक्शंस की बात करें, तो वो भी ये कहते हैं आगे बच्चों की छुट्टियां आ जाएंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगे, तो सब फ्री होंगे, तब कोई फंक्शन रख लेंगे, या घूमने फिरने जाना है तो इन डेज में जो है वो हम प्रॉपर हम घूमने फिरने इन डेज में जाएंगे। लेकिन हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए, बच्चों को चाहिए कि हम प्लान करें इस चीज़ को कि क्या हम इतना टाइम में घूम लेंगे, अपना इतना काम है हम कर लेंगे, क्या ये चीज़ें हम ऐसे लेके चल सकते हैं। उसमें बच्चों को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, इसरार नहीं करना चाहिए, बाबा ये काम होना ही चाहिए। आपको छुट्टी होगी लेकिन उन्हें दफ्तर से छुट्टी नहीं है, उन्होंने ऑफिस जाना ही जाना है। ऐसे ही है मैम, उनका ख्याल करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा बर्डनाइज ना कर दें कि उन्हें वो कोई कर्जा वगैरह या ऐसी कोई चीज़ लेनी पड़े। आजकल कर्जों को ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत सारे ऑनलाइन कर्जों की वजह से अभी उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, इसलिए हमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सेकेंडली ये कि हमें काम के साथ साथ आराम करना चाहिए, हमारे जिस्म को आराम की जरूरत है। अब छुट्टियाँ मिल गई हैं तो हमने जिस्म रेस्ट करें, आराम करें, आराम के साथ साथ हमें कुछ फाल काम भी करने चाहिए। लोग होंगे जो समर वेकेशंस का पॉजिटिव यूज़ करते होंगे, यानी कि रेस्ट करना, खुद को ज़रा सुकून देना इन तमाम झंझटों से? बहुत से कम लोग होंगे ऐसे, क्यों सब प्लान कर चुके होते हैं, हमने यहाँ जाना है, मूवी प्लान करनी है, ये करना है, डिनर पे जाना है, गर्मी का मौसम है तो कहीं ना कहीं ठंडे इलाकों में मेहमानों का आना जाना, और उसमें बच्चों ने एक उधम मचाया हुआ था घर में, वो रात को लेट सोना, माएँ खासकर तंग पड़ जाती है, इतनी छुट्टियां मिल गई हैं, पता नहीं स्कूल कब जाएंगे। ऐसे ही है। और कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो कहती है बेटा आराम से सुबह सो के उठना, स्कूल नहीं जाना। मुझे ये बताए, गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं तो ये बच्चों को इतना ढेर सारा काम क्यों दे दिया जाता है? मैम, काम इसलिए ज़रूरी है, जब हम अपना दिलो दिमाग को किसी काम में नहीं लगाते हम सुस्त हो जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं। तो जो हम पढ़ाई से दूर रहकर, और जब पढ़ाई से दूर रहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई से टच नहीं रहते, तो काम के जरिए हम स्कूल से पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। तो हम जब अपनी बुक्स खोलते हैं हमें याद आता है, डर हमारे साथ आता है। मुझे वो अपना बचपन है याद है, जब छुट्टियां होती थी, एक तरफ खुशी भी होती थी कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, समर दूसरी तरफ काम भी मिल रहा होता है, और दूसरी तरफ इतना काम मिल जाता है। अब काम डिज़ाइन भी टीचर्स ऐसे ही करती हैं, काम बढ़ गया है, काम डिज़ाइन ऐसे करती हैं कि 3 माह का काम है। आज सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी जो आपके वर्किंग डेज हैं ना, वो सारे उस काम में इंक्लूड होते हैं। तो हर सब्जेक्ट का काम है, ये नहीं कि एक इंग्लिश का कर लिया तो बस उर्दू का रह गया, सारे काम टीचर्स ने बना के दिए, हर टीचर अपना अपना काम बना के दिए। तो बच्चों को वो पहले से उन्हें चाहिए कि हम इसको कर ले, कि हमने कैसे लेके चलना है। अब जब छुट्टियां खत्म होने लगती हैं, भाग भाग के किसी को कह रहे थे तुम काम कर दो, पेरेंट्स को कह रहे हैं, बड़े भैया को कह रहे हैं, किसी फ्रेंड से कह रहे हैं, तो उन्हें पहले से इतनी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो प्रॉपर लेके चलें। और अगर वो अच्छे से लेके चलेंगे, खुद लिखेंगे, तो उन्हें याद रहेगा हमने क्या लिखा है,
हमने टीचर्स का क्या जवाब देना है? टीचर्स से पूछ लिए आपने, बेटा आपने ये पैराग्राफ खुद से लिखना था। अक्सर वो ये भी होता है जो ये आपने समर वेकेशन का काम दिया होता है, उसी से आप टेस्ट बच्चों का जो है वो टेस्ट लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो समर वेकेशन होती है, चले थोड़ा बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, साथ में काम भी दे दिया ताकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुस्त ना हो जाए, ज़रा एक्टिव भी रहे। लेकिन हम क्या देखते हैं, जहाँ बच्चे को रिलैक्स करना चाहिए उसका एक टाइम उसको दिया गया स्कूल की तरफ से, टीचर की तरफ से, वहीं जब हम घर में आते हैं वालिदैन को देखें तो वो इतना स्ट्रिक्टली बच्चों पे ऑर्डर कर रहे होते हैं कि यानी कि पूरा दिन उन्हें वो बस पढ़ाई 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 में लगाए रखेंगे, यानी स्कूल से ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंट उन्हें छुट्टियों में घर में मिल जाता है, तो वो बच्चे का आराम कहाँ है? उनके लिए फ़ायदा आराम, रात को आराम करें, दिन को काम करें। बच्चे रात को लेट सो रहे होते हैं, आप ये भी देखें ना, जो रात स्कूल में भी जाते हैं कुछ टाइम पीरियड वो एक मुख्तस है, इतना टाइम है, उसके बाद फिर ब्रेक मिल गई, फिर आपने काम कर लिया, फिर ब्रेक मिल गई, तो बच्चों को वो इतना स्ट्रिक्टली मैंने देखा है पेरेंट्स इसलिए बच्चों को चाहिए अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना लें, अपने पेरेंट्स को दिखाएं। बच्चे तो माँ बाप के बेचारे ऑर्डर्स पे चल रहे नहीं मैम, ये कौन सुनता है? ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, 19वीं सदी के बच्चे ये अपनी सुनाते हैं, अपनी करते हैं। हमने ये टाइम टेबल बना लिया, अब ये काम इतने टाइम में करें, अब हमने टीवी देखना है, अब हमने ये काम करना है। तो जब टीवी देखते हैं, रिलैक्स करते हैं, रात को सोते हैं, मेरे ख्याल में रात को जो बच्चे जल्दी सोते हैं, सुबह टाइम पे उठते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, वही बच्चे कामयाब हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चे वक्त पे सोते होंगे? मुझे लगता है जिम्मेदारी तो छुट्टियों में ये हाल है, स्कूल जब जाते हैं तब वो वक्त पे नहीं सोते, स्पेशली ये जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन गैजेट्स हमने बच्चों को पकड़ा दिए हुए, माँ बाप को नहीं पता कि बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है या फ़ोन पे क्या देख रहा है, ऐसे की वजह से आ रहा हूँ कि वो टाइम पे सोता होगा या जागता होगा। मैम जो पेरेंट्स को टाइम पे सोते हैं, बच्चों को भी टाइम पे सुला देते हैं, जो पेरेंट्स बहुत लेट सोते हैं। लेकिन यहाँ पे वालिदैन की बात आती है कि वो खुद भी वक्त पे नहीं सोते, वो खुद वक्त पे नहीं सोएंगे, मोबाइल यूज़ करें, बच्चा भी देगा कि ठीक है अब आप बाबा ने ये कह रहे हैं बेटा मोबाइल ले लो, मुझे तंग नहीं करो, मोबाइल ले लो, बैठ के अपना काम करो। ये बच्चे के लिए कितनी खतरनाक चीज़, स्पेशली वो बच्चा जो स्कूल गोइंग है। मेरे ख्याल में वालिदैन को चाहिए कि पेरेंट्स को साथ बैठे बच्चों के, बेटा आप क्या काम कर रहे हैं, स्कूल का क्या काम है, बच्चे को वक्त दें। जब आप बच्चे को वक्त देंगे, उससे फ्रेंडशिप होगी, आपको बताएगा कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, क्या चीज़ सीख रहा हूँ, तो उससे पेरेंट्स को भी पता होगा, वो भी रिलैक्स होंगे। आप बच्चों को दे देते हैं, वो क्या पता है क्या कर रहे हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, तो बच्चा आपने किसी न किसी साइड पे अगर यूज़ कर रहा है वो गलत है। तो पेरेंट्स को चाहिए चेक एंड बैलेंस जरूर रखें बच्चों पे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मोबाइल ना दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है बेटा आपने क्या करना है, ठीक है आए मेरे पास बैठे हैं, यूज़ करें, मैं देख रहा हूँ आप क्या, मैं आपकी हेल्प करूँगा बेटा, आप मुझे बताएं किसी सर्च में या किसी चीज़ में कोई समझ नहीं आ रही, मुझे बताएं, मेरी रहनुमाई कहाँ चाहिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसे फ्रेंडली माहौल में बच्चे आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे, बहुत कुछ, फिर उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मज़ीद भी हम बात करते हैं कि ये माँ बाप का स्पेशलिस्ट में क्या रोल आ सकता है, और स्पेशली ये जो समर वेकेशंस हैं, अगर बच्चा बिगड़ गया तो उसको आप सुधार कैसे सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा सेकंड टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियों पे बात हो रही है, और इसमें अगर स्पेशली देखा जाए तो तालीम के हवाले से क्या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है, और अगर वो बच्चे जो कहते हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत लाडले होते हैं, शरारती होते हैं, ये बड़ा अच्छा टाइम है स्पेशली वालिदैन के लिए कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी तरबियत अच्छी कर सकते हैं। बाबर साहब, बात हो रही थी बच्चों की और वालिदैन की, स्क्रीन टाइमिंग की, उन पे तवज्जो देने की या ना देने की। ये जो टाइम है, जो समर वेकेशंस हैं, इसमें बच्चा जो है वो घर में ही है, वालिदैन के साथ है, स्कूल नहीं जा रहा, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड है कि आप अपने बच्चे की बेहतर जो है ना, मतलब बल्कि बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं, उसकी तमाम टाइम टेबल को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, स्क्रीनिंग उसकी बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसकी सेहत के हवाले से आप बहुत ख्याल कर सकते हैं, यानी कि बेहतरी आ सकती है अगर वक्त दें वालिदैन तो। अगर वालिदैन वक्त दें तो बड़ा अच्छा है। हाँ, तभी मैंने कहा वालिदैन वक्त दें तो बच्चे को कहें कि बेटा बुक रीडिंग करें, हाँ, उसे अप्रिशिएट करें, उसे अपने साथ इंगेज करें। बेटा आपने बहुत अच्छी रीडिंग की है, आप मुझे राइटिंग करके दिखाएं, उसे कोई ना कोई इनाम दें, अप्रिशिएट करें, बेटा वेल डन, अब आपने ये अच्छा किया, अब आप मैंने इस टाइम को वो पॉजिटिव यूटिलाइज करें। उससे ये है कि जो बच्चा है ना वो उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा और बाकी चीज़ों से निकल आएगा कि ये काम अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, कि मैं अच्छा रीडिंग की है, मुझे बाबा ने ये चीज़ ले दी, अब मुझे मामा ने ये चीज़ ले दी। उस बच्चे का टाइम टेबल ऐसा सेट करें कि उसके अंदर एक शौक पैदा हो जाए पढ़ाई का। अगर अभी से वो शौक पैदा हो गया
तो आगे आने वाला जो कंपटीशन है उसमें इंशाल्लाह वो कामयाब क्योंकि होगा। ये जो वेकेशंस का ये जो टाइम पीरियड है, मैं समझती हूँ कि ये बच्चे और वालिदैन दोनों के लिए इंतहाई अहम है। जी, ऐसे बच्चों को अपने साथ एंगेज करें, अपने साथ काम में। Yes. माओ को चाहिए कि बच्चों को कहें आए बेटा किचन में मेरे साथ हेल्प करें, नमाज की पाबंदी करवाएं, हाँ। मॉर्निंग वॉक पे कहें बेटा मॉर्निंग वॉक यूजुअली आप देखें, नॉर्मली चले बच्चे ने स्कूल जाना होता है, वालिदैन ऑफिस चले गए, तो वो दोनों जब वापस आते हैं थके आ रहे, उस तरह एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। लेकिन इसमें बच्चा आपके पास है, 24/7 आपके पास है। बच्चा आपकी जब हेल्प करेगा उसे फिर एहसास होगा कि मैंने मामा की हेल्प की है, मेरे वालिदैन को भी बच्चों का एहसास होगा, ये मिलजुल के होगा ये काम। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि दोनों बच्चों को वक्त दें। जब बच्चे को वक्त देंगे बच्चा अपना वक्त आपको देगा, यस, वो वो आपकी हेल्प करेगा। तहकीक भी है ना कि 75 डेज मुसलसल अगर आप अपनी रूटीन कोई अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर, तो 75 डेज मुसलसल आप वही काम करते हैं, बार बार दोहराते हैं, रिपीट करें तो आप डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो सही ये बच्चों के तो 3 महीने की छुट्टियां आपके पास है, मैम बड़ा 10 दिन भी अगर करें हाँ, तो 10 दिन भी कर लें। बच्चे बड़े प्यार से फौरन मानूस हो जाते हैं। अगर एक बच्चा बार फौरन अडॉप्ट कर लेता आप है। प्यार से कहें आपकी बात फौरन से वो करेंगे। आने वाले बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज हैं, बहुत फास्ट जनरेशन है। आप एक चीज़ कहें फौरन क्लिक कर लेंगे, वो भूलेंगे नहीं, वो चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे। यस। अच्छा, तालीमी लिहाज से अगर देखा जाए तो आप क्या कहते हैं कि बच्चों को डेली क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि वो अपने एजुकेशन के साथ भी कनेक्टेड रहें? अपनी बुक्स की रीडिंग करें, शुरू से स्टार्ट लें कि हमारा सिलेबस कहाँ से मिला था हमें, एक बार रिवीजन करेगा, उसके माइंड में वो चीज़ें दोबारा बैठ जाएंगी। ये सारी चीज़ें वो इन टच रहेगा स्टडी से। डेली एक एक अगर बुक्स की भी रिवीजन कर लेगा उसके लिए अच्छा। रिसर्च करें, अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, मुताला करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेगा तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी होगी तो उसका दिल भी करेगा। अब वो सुस्त नहीं रहेगा जब एक्सरसाइज के बाद, तो उसका दिल चाहेगा मैं बुक्स खोलूँ पढ़ूँ। अगर आप मोबाइल से दूर करेंगे डेफिनेटली जब और कोई काम नहीं होगा तो बच्चा कहेगा चलो कुछ स्कूल का काम ही कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ। हाँ, वो अपने आप को उस काम में एंगेज कर लेगा। लेकिन अप्रिशिएट बहुत ज़रूरी है। हमने जब भी ये चीज़ सामने आई है देखने में कि जितना बच्चों को अप्रिशिएट करें उतना डे बाय डे वो ऊपर आ रहा होता है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ रहा होता है, वो साइड बाय साइड खुश हो रहा है कि आज मैंने ये काम किया है, मुझे ये अप्रिशिएट किया गया, मैं मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखें, थोड़ा सा टाइम दें, ज़्यादा नहीं दे सकते, एटलीस्ट थोड़ा सा थोड़ी सी केयर करें। तो क्या आप समझते हैं कि एक तो ये एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर हम ये जो समर वेकेशंस हैं इनको अगर हम पॉजिटिव इसका यूटिलाइज करें तो बड़े मस्बत असरात सामने आ सकते हैं। इसके कुछ नुकसानात हैं अगर हम इसको इस टाइम को पॉजिटिव यूटिलाइज ना करें? मैम इसमें यह है कि अब बच्चों को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाएं, बच्चों से कहें बेटा जब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आप अपना नमाज की पाबंदी करवाएंगे तो वो भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो आप उन्हें कुछ स्टोरियाँ सुनाएंगे, सबक मोज कुछ अच्छे अदाब सिखाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सिखाएंगे, वो बाहर जाके बच्चों को सोकर या गली मोहल्ले के बच्चों से खेल के गेम्स देखे, उसके बाद जब वो दोबारा स्कूल आएगा तो क्लास में कॉन्फिडेंस से नहीं बैठेगा, सबसे पीछे रह जाएगा, सुस्त हो जाएगा। उसे ये पता होगा कि मैंने काम नहीं किया, उसके दिल में खौफ की फजा रहेगी। वो खौफ की फजा, डर की वजह से वो डे बाय डे और पीछे जाता जाएगा। वो टाइम पे स्कूल नहीं आ पाएगा क्योंकि रात को जो लेट सो रहा है। तो बच्चों को अगर टाइम पे सोएंगे, हाँ उसकी रूटीन प्रॉपर सेट करना आपका काम है कि बेटा उठे मॉर्निंग वॉक कर लें, नमाज पढ़ लें, फिर खाने का टाइम सेट करें। मुझे आज भी याद है अब्बू कहते थे बेटा सुबह उठ जाओ, नमाज पढ़ लो, फिर सो जाना। उठने के बाद दोबारा नींद आनी, फिर हम उठ जाए, एक बार उठ के नमाज पढ़ ली, फिर दोबारा हमें नींद ये बात होती थी, एक दफा उठ जाओ, नमाज पढ़ लो, कुरान पाक की तिलावत कर लो, फिर सो जाना, पूरा दिन तुम्हारे पास ही होगा। ऐसा ही है। और लेकिन उन्हें पता था ये बाद में नहीं सोएगा। नहीं, वो फिर हम उठ जाते थे। अब एक दिन अब्बू ने मुझे नहीं उठाया, मेरी रूटीन बन गई थी, मैं खुद ही उठाया, मैंने नमाज पढ़ के तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं कोई काम कर ही लेते हैं अब स्कूल का, ये ना हो बाद में। आपको याद हो तो ये चीज़ भी होती थी कि सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद जो काम किया जाता है या सबक याद किया जाता है वो याद रहता है। ये हकीकत भी यही है, बोलता नहीं है वो आपको, जो चीज़ आपने याद कर ली वो आपके माइंड में सेट रहेगी। क्योंकि फ्रेश उठते हैं आप नमाज के बाद, जब सुबह का टाइम होता है उसमें आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती, वो आपने जो पढ़ लिया, जो याद कर लिया, वो सारी उम्र के लिए आपके पास। हाँ, अच्छा, ये जो हम बात करें जो स्कूल का काम मिलता है, माँ बाप उस पर बड़ी तवज्जो दे रही होती है, इवन ट्यूशन लगा देते हैं कि बच्चा जो है वो ट्यूशन जाए, वहाँ पे स्कूल का जो काम मिला वो मुकम्मल कर। जैसे अब हम बात करें कि हमारे वालिदैन जो है वो हमें अर्ली मॉर्निंग उठाते थे कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसके बाद आप सो जाना, यानी कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पे तवज्जो होती थी। अब की अगर मैं बात करूँ तो क्या माँ बाप जिस तरह स्कूल के दुनियावी तालीमात के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि बच्चों की ट्यूशन लगाई हुई होती है, समर वेकेशन भी उस तरह से वो स्पेंड नहीं कर पाते, तो
क्या साथ वो दीनी तालीम पे भी फोकस किए हुए? मैम अभी तो ये स्कूल में भी ये निज़ाम स्टार्ट हो गया दीनी तालीम का, वो तो अच्छा है कि स्कूल के अलावा अगर घर की बात की जाए, क्योंकि स्कूल में तो चलो टीचर पेरेंट्स पढ़ा ही हैं, रहे अब जिस तरह का बैकग्राउंड है, जिस तरह के पेरेंट्स हैं उसी तरह की उनकी दीनी तालीम का है। जो देखिए दादियाँ दादा जहाँ जिंदा हैं वो कहते हैं स्कूल पढ़ने जा रहे तो क्या ये बारह नहीं पढ़ सकता, क्या ये कुरान नहीं पढ़ सकता, तो वो जहाँ बड़े मौजूद हैं अभी भी तो वहाँ सख्ती हैं, वो सख्ती हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो दीनी तालीम मुझे नहीं याद कि हम बिना पारा पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े हम कभी स्कूल हमें वालिदैन ने भेजा, यानी कि डेली रूटीन होती थी। आजकल की कुछ बच्चों की ऐसी रूटीन सेट है, हाँ। जैसे स्कूल आना, स्कूल के बाद उन्होंने पारा पढ़ना, फिर ट्यूशन पढ़ना, फिर रात को कुछ ड्रामा वगैरह देकर सो जाना, वो माइंड सेट है, उनकी रूटीन बनी हुई है। घर की तरबियत वैसी चल रही है जी, ऐसा है। अभी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना कहे भी कर लेते हैं कि ठीक है हमने पारा पढ़ना है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो स्कूल में आते हैं शौक से, हमने सर मॉर्निंग में तिलावत करनी है, अच्छा। वो फिर उन्हें पता चलता है कि घर से तैयारी करके आए, इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इन पे तवज्जो दे रहे हैं, माँ बाप टाइम उस दे तरह रहे से हैं। जी, तवज्जो दे रहे हैं, तरबियत तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल का काम भी ज़रूरी है, साइड बाय साइड स्कूल का काम करते रहें ताकि आपको आखिर में दौड़े ना दीन और दुनिया दोनों रखने, अगर आप सिर्फ दुनियावी तालीम पे करेंगे तो आखिरत में क्या जवाब? माँ बाप कहते हैं बस बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश अरबी ना आए। भाई आखिरत में इंग्लिश नहीं लेकर जानी है आपने। आखिर में जो फरिश्ते आपसे सवाल जवाब करेंगे वो जरूर अरबी में ही होना है। तो हमें अपनी यानी कि दीनी तालीम पे भी तवज्जो देना अशद ज़रूरी है। मज़ीद इस पे हम बात करते हैं, मज़ीद भी आपसे कुछ जानते हैं, स्पेशली वालिदैन के लिए भी कुछ टिप्स लेंगे कि बच्चों पे किस तरह से उनकी तरबियत पे वो फोकस करें। ये 3 महीने का जो समर वेकेशन का टाइम पीरियड है, इसको मज़ीद वो कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों की और साथ ही साथ एजुकेशन की बात कर रहे हैं और स्पेशली बच्चों की इसमें तरबियत कैसे मुमकिन हो सकती है उस पर बात की जा रही है। बाबर साहब मुझे ये बताएं कि समर वेकेशंस में बच्चों का या नौजवानों का ये एक शिकवा भी सुनने को मिलता है, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, कुछ करने को अब नहीं रहा, हम बोर हो रहे हैं, तो इसमें उन्हें क्या कोई अल्टरनेट हल, यानी कि कोई ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं कोई इस तरह के, वो कर लेने चाहिए, वालिदैन को इस पर तवज्जो दे देनी चाहिए, यानी बड़ा बेहतर हो सकता है ये। बिल्कुल करनी चाहिए, उससे उनकी ज़हनी नशोनुमा में बेहतरी आएगी। प्लस ये है कि उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने के मौके मिलेंगे, लेकिन वही चीज़ें करनी चाहिए जिसमें बच्चों को शौक हो। अब मेरा शौक हो मोबाइल में, मैंने मोबाइल के सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने हैं तो मुझे आप कंप्यूटर पे ले जाए तो उसमें चेंजिंग आ जाए। शॉर्ट कोर्स में आ सकता है ना, यानी इस तरह के अगर वो चीज़ सीखना चाहते मेरी हैं। अगर ज़रूरत है, मैंने सीखना क्या है कि मैंने मोबाइल कोर्स, अगर मैं दूसरा वालिदैन के नहीं बेटा आपने ये सीखना है तो जो जबरदस्ती जो सिखाया जाएगा वो बच्चे ने सीखना नहीं है। ऐसी चीज़ जो हम देखें जो बच्चा शौक ज़रूरत रखता भी है, है, जो जो ज़रूरत वक्त भी की है, ज़रूरत है, स्पेशली जो बच्चे के आगे काम आ सकती है। हाँ ये है कि पहला बच्चे की मान के चलें कि बेटा ये चीज़ तो आप सीख लो, नेक्स्ट छुट्टियों में तुम ये चीज़ सीख मेरे लेना। ख्याल से बच्चे में कोई ना कोई ऐसी सलाहियत होती है, वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है, अगर उसे माइल किया जाए तो ये आप पेरेंट्स देख सकते हैं या टीचर देख सकते हैं, इस बच्चे में ये काबिलियत है। अब सर हमारी क्लास में बच्चों को कहते थे तुम पुलिस वाले बनोगे, मैं देखता हूँ पुलिस वाला बन गया, और मैं कहता हूँ सर सही कहते थे। टीचर्स को नजर आ रहा था बच्चा क्या बनेगा, तो मेरे ख्याल में जब 5-6 क्लास में आप होते हैं तो ऑटोमेटिकली टीचर आपको बताना शुरू करते बेटा आपने ये बनना है, या बच्चा अपना शौक बताता ना, कहते नहीं बेटा आप में ये चीज़ ज़्यादा है, तो बच्चा अपने अंदर वो चीज़ तलाश करता है कि ये मेरे में ये चीज़ है, मैंने ये करनी है। तो जब छुट्टियाँ हैं तो उस दौरान बच्चे को किसी चीज़ का शौक रखता है तो पेरेंट्स को जरूर वो करवाना चाहिए। अच्छा ये एक टाइम है, इसको मैं बार हम यही कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव इसका यूटिलाइज करें, क्योंकि जहां आपको स्कूल की तरफ से काम मिला हुआ है, ठीक है वो आप कर रहे हैं, उसके बाद आपने घूमने फिरने के भी प्लान कर लिए, वो भी मुकम्मल हो गए, रिश्तेदारों से दोस्तों से मिलने के प्लान थे वो भी आपके मुकम्मल हो गए, अब कुछ करने को नहीं है तो आपके पास लफ्ज़ बोरियत आ गया कि मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ, तो उससे बेहतर है कि आप कोई कोर्स, उन्हें हुनर से कोई कोर्स सिखा दे जो उनके लिए आगे स्किल सीख लें, आज जो आगे आपको फायदा दे सके। लेकिन ये देखिए कि स्किल्स में बच्चे ऐसे हो जाते हैं अक्सर पढ़ाई से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, उनका माइंड सेट हो जाए हमने सीख लिया, हमने ये काम करना ही करना है, तो पढ़ाई को बाय बाय पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को एक हद तक सिखाएंगे बेटा आप सीख लो, जब आप मैट्रिक कर लोगे उसके बाद आप इस चीज में आपके काम आएगी ये चीज। उसका माइंडसेट ऐसे बना दे कि ये स्किल आप सीख रहे हैं, ये आपको आगे जाके फायदा देगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीजें तोड़ के जोड़े होते हैं, अब हम कहते हैं इंजीनियर बनेगा ये बच्चा, तो बच्चे के अंदर वो सलाहियत होती है। अब कुछ शॉर्ट कोर्सेज में आप बच्चे को सिखा दे बेटा ये चीज आप सीख लें, बाद में आपकी काम आएगी, फ्यूचर में आपको इससे फायदा होगा, आप यही सब्जेक्ट रख लेना, आगे आपको इसी शोबे में आगे जाना। यस एग्जैक्टली, और यही हम बात करें कि इसमें ये जो वेकेशंस हैं
स्पेशली जो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों में और वालिदैन के अंदर, क्योंकि वालिदैन समझते हैं बच्चे को हमने स्कूल भेज दिया, फीसेस हम दे रहे हैं, ट्यूशन भेज दिए, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब स्टूडेंट जो टीचर है वही बच्चे को बना रहा है, संवार रहा है, वही तरबियत कर रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप हमें देखने को मिलता है। तो ये समर वेकेशंस के अंदर मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा मौका वालिदैन को और बच्चों को मिलता है, वो जो माँ बाप का और बच्चों का आपस में एक वो दोस्ती का रिश्ता, रिलेशन कायम कर सकते हैं। बच्चे वाले जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ उस तरह खुल के बात नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर सकते, टाइम नहीं मिलता स्कूल के बाद, ट्यूशंस गैप है, कम्युनिकेशन गैप है ना, कि वो बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहे। तो आई थिंक आप किस तरह इसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे कि एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाने का? बच्चों को एंगेज करें, बेटा आए बुक्स लेके रीडिंग करवा लें, राइटिंग करवा लें, आए प्लांटिंग कर लें, आए मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, आज संडे है मैं आपको किसी अच्छी जगह घुमा के ले आता हूँ, उस दौरान उनके साथ एंगेज हो, उनके साथ खेलें, उनके लेवल पे आए। जब उनके लेवल पे आएंगे तो दोस्त बने कि बेटा मैं आपके साथ खेलता हूँ। जब आप उनके लेवल पे उनके साथ आएंगे, वो अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, वो खुश होंगे कि माँ बाप हमें टाइम दे रहे हैं, कोई भी गेम वो आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा आए हम प्लांटिंग करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं। बच्चों को कोई अच्छी चीज़ आप सिखाएंगे फ़ौरन अडॉप्ट कर लेंगे, वो आगे आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। यानी आप उन्हें अगर मोबाइल फ़ोन चाह रहे तो आप उन्हें मत दें, उनके साथ बैठ के जी बेटा ये ले यूज़ कर लें, बैठ जाए मेरे पास, जब बैठ जाएंगे मेरे पास बैठ जाएंगे, अब यूज़ करें, मैं देख रहा हूँ, उस दौरान मुझे बताएं बेटा आप क्या करें, ऐसे बन जाएगी जैसे आपको कुछ इल्म ही नहीं है, बेटा आप बताएं क्या यूज़ करें, इसमें क्या है, सही। तो इसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उनके लेवल पे आके और उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चा जो है वो बाहर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने लग जाता है दोस्तों के साथ, अपने एक सोशल मीडिया की हम बात करें वहाँ पे उसकी अप्रोच हो जाती है, वालिदैन से वो खिंचा रहता है, अब अपने ही अंदर वो कोई ना कोई जंग लड़ रहा होगा, जैसे कि कंपैरिजन में आ जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, कंपटीशन आ जाता है, तो इनकी वजह से इन चीज़ों से निकालने के लिए वालिदैन का साथ देना बहुत ज़रूरी है, उनसे बात करना, उनसे डिस्कस करना, कहें ठीक है बेटा ये चीज़ आप ऐसे कर लें, मुझे अच्छे मार्क्स दिखाएं, मैं आपको इस जगह ले जाऊंगा, मैं आपके लिए ये कर लूँगा, और बच्चा इतनी खुशी से वो काम करेगा, वो अपना एक मिशन टारगेट बना लेगा कि मैंने A+ नंबर लेने हैं, बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ, वो बच्चा उस जदोजहद में दिन ब दिन देखिएगा कितनी कोशिश करके अच्छे नंबर लेके वो कहेगा बाबा मेरे तो अच्छे नंबर आ गए, आपने प्रॉमिस किया था। ये जरूरी है, छोटी छोटी प्लानिंग की जरूरत है जी, पेरेंट्स को प्लानिंग की जरूरत है, ना कि एक बड़े लेवल स्कूल पे डाल दें या ट्यूशन में डाल दें, खुद से भी कुछ करें। हाँ उनकी गैदरिंग देखिए किसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, क्या वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा पढ़ाई की बातें कर रहा होगा, अच्छी डिस्कशन कर रहा होगा। अगर कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो पढ़ने वाले नहीं होंगे, वो आपके बच्चों को दूसरी तरफ लगा रहे होंगे, नहीं बेटा मोबाइल यूज़ कर, उस तरफ लेके जा रहे होंगे, आज मोबाइल यूज़ करते हैं, आज ये गेम खेलते हैं, आज क्रिकेट खेल लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, तो बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, अपने टाइम को वो अच्छा यूटिलाइज नहीं करेगा, यानी वेस्ट करेगा ऐसी चीज़ों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बच्चों को अच्छी जगह पे लेके जाएं, सैर व तफरीह पे, उन्हें दिखाएं बेटा ये देखें, ये फलाना मकाम है, इसके बारे में रिसर्च करें, यहाँ पे हम नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ऐसी चीज़ें प्लेसेस हैं, आप वहाँ पे उन्हें ले जाए, वहाँ पे सबक मोस्ट स्टोरी सुनाए उन्हें कि बेटा यहाँ की ये पुरानी ये चीज़ है, ये मशहूर है, यहाँ की कहावत, हमें कहानियाँ सुनाई करती थी ऐसे ही, यहाँ की ये चीज़ मशहूर है, यहाँ ये चीज़ ऐसी है, वो फिर बच्चा जब वापस स्कूल आएगा तो प्रॉपर उसमें हमने उन्हें दिया हुआ है, बहुत कुछ होता है, हमने एक काम दिया हुआ है कि जब आप वापस आएंगे सैर व तफरीह के बाद, उसमें आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, क्या खाया, उसमें वो एक पैराग्राफ लिखेगा, मैं घर में रहा, बस खाता रहा, फोन देखता रहा, तो उससे वो क्या सीखता है? अपने गाँव की भी, अगर कोई बच्चे अपने गाँव में जाएंगे, अपने गाँव की प्रॉपर स्टोरी लिख के लेके आएंगे, कोई लोग अपने घर में टाइम स्पेंड करेंगे, छुट्टियां कैसे स्पेंड की उसमें प्रॉपर लिखेंगे, हमने कैसे स्पेंड की। पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? वक्त की पाबंदी करें, वक्त की पाबंदी जो करते हैं वही कौमें बनती है, जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, जो वक्त गुजरा वक्त वापस नहीं आता, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं काम कर लेता, तो ये चीज़ें बेहतर है कि आप वक्त की पाबंदी करें और अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच बाबर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत पैगाम देखें, वक्त की पाबंदी। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा चला गया ना, हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। कहते हैं टाइम इज़ मनी, और हर इंसान तो आजकल पैसों के पीछे भागा हुआ है, तो आप वक्त को पॉजिटिव यूटिलाइज़ करें, एक अच्छी जगह पर इसको इन्वेस्ट करें जो कि ना सिर्फ आपको फ़ायदा दे बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके जो सोसाइटी है उसको भी फ़ायदा दे। तो कोशिश आपने यही करनी कि वक्त को पॉजिटिव और बेहतरीन और वक्त की पाबंदी को आपने लाजमन जो है इस पे आपने अमल करना है। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।